पहले हम बात करेंगे जी रेस्पिरेशन के बारे में। अब क्वेश्चन ये जी हमारे पास कि रेस्पिरेशन होता क्या है। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा जी आप में से ऑफलाइन से? बताइए जरा रेस्पिरेशन क्या होता है। हम्म। अब मुझे पता है बच्चा, आप रिवाइज करें, टेंशन नहीं लो। हाँ। आप लोग बताइए बच्चे रेस्पिरेशन याद नहीं किया, चलिए जी कोई नहीं। हम आपको बता दें जी रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और उससे क्या बनाते हैं जी, एनर्जी। ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, रेस्पिरेशन। तो आप ये कह सकते हो रेस्पिरेशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ, या इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है जी, एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है जी। तो ये होगी जी डेफिनेशन हमारे पास रेस्पिरेशन की। अब अगला क्वेश्चन ये आता है जी हमारे पास कि जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ग्लूकोज को ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है या आप ये कह सकते हो जो रेस्पिरेशन है, इसमें हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो कहते हैं जी रेस्पिरेशन जो होते हैं इसके दो टाइप होते हैं। एक है हम कहते हैं एरोबिक और एक को कहते हैं एनारोबिक। तो यानी इट मीन्स हमारे पास रेस्पिरेशन के दो टाइप हो गए जी। ठीक है, रेस्पिरेशन के दो टाइप हो गए जी हमारे पास। चलिए, एक को हम कहते हैं जी एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को हम कहते हैं जी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली ये दो टाइप हो गए जी रेस्पिरेशन के हमारे पास, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जरा ध्यान सुनेंगे, ये तो हो गई जी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास। अब अगली बातचीत क्या है जी, कहता है इन दोनों ही प्रोसेस में हम ग्लूकोज को करने क्या वाले हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे जी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कैसे होता है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, इन दोनों ही जो टाइप्स है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जी, क्या एक बार से नोट कर लेंगे। फिर अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। तो अब हम देखेंगे जी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता कैसे है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद फिर हम इन दोनों ही पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे जी आपके साथ डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है जी। चलिए कर लीजिए नोट इसे, कर लिया जी। ऑनलाइन क्लास बच्चे आवाज़ आ रही है? चलिए जी आगे डिस्कस कर लेते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी ग्लूकोज के बारे में। कहता है ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है उसे हम कहते हैं जी पायरुवेट। सबसे पहला प्रोडक्ट जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है जी उसे हम कहते हैं पायरुवेट। अब अगला क्वेश्चन ये आता है जी हमारे पास कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होती कहाँ है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, और इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो कहता है जी जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस होती कहाँ है, तो ये प्रोसेस होती है जी आपके पास कहाँ पे होंगी, ये प्रोसेस होती है जी हमारे पास साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस होती कहाँ है जी, साइटोप्लाज्म में होती है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है जी हमारे पास कि जी साइटोप्लाज्म क्या होता है, या सेल आपको पता है? चलिए जी सेल पता है सभी को। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लीजिए सेल का एक डायग्राम ही देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास एक सेल है। अब इस सेल का एक सेंटर भी होगा और उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो स्पेस बच गया, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो स्पेस बच गया, ये पूरा स्पेस क्या कहलाता है? हाँ जी, न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी स्पेस बच गया, इस स्पेस को क्या कहते हैं? ये ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, हाँ जी बताइए, ऑनलाइन क्लास। न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो स्पेस बच गया उसे हम क्या कहते हैं? चलिए कोई नहीं, कहते हैं जी सेल के अंदर
जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी स्पेस बच गया हमारे पास, इस पूरे स्पेस को हम क्या कहते हैं जी, इस पूरे स्पेस को हम कहते हैं, इस पूरे ही स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्पेस को हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्म। इस पूरे स्पेस को क्या कहते हैं जी हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। तो जो ग्लूकोज है, बेसिकली ग्लूकोज कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है जी, ब्लड के थ्रू। हमने लास्ट पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं हम, जितना भी फूड डाइजेस्ट किया होता है उन सभी फूड को ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचाते हैं, सेल्स से। तो सेल्स के पास क्या पहुंच गया होगा, ग्लूकोज। अब सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो जो सबसे पहला जो कंपोनेंट बनता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, उसे हम क्या कहते हैं जी, पायरुवेट। और ये बनता कहाँ है जी, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब कहता है जी इसके बाद के जो इवेंट्स होते हैं, इसके बाद के जो इवेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं जी, इसके बाद के जो भी इवेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे, जरा ध्यान सुनेंगे। कहता है जी हमें एक बात पता है कि जो हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया है पायरुवेट की फॉर्म में, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, कहता है इसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं जी। इसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, कहता है अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसे हम क्या कहते हैं जी, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अगर आप ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो पायरुवेट है ये ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा जी, ये बनाएगा CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। और यहाँ जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, ATP की फॉर्म में। किस फॉर्म में जी, ATP की फॉर्म में। यानी जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, और अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे के ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्लूकोज से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। और जो एनर्जी बनेगी यहाँ पे वो किस फॉर्म में बनेगी जी, ATP की फॉर्म में। ठीक है जी। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहता है अगर मान लीजिए आप इस ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इस ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, तो आपके पास बनता है जी एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP, यानी एनर्जी बनती है बेसिकली। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये 2 कंडीशन तो है ही हमारे पास। कहता है जी एक कंडीशन और है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं जी लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहता है जी कि अगर आप मान लीजिए ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, पहले केस में आपने ऑक्सीजन सप्लाई की, दूसरे केस में ऑक्सीजन है ही नहीं, तीसरे केस में ऑक्सीजन है तो सही, बट जितनी चाहिए उतनी नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये केस कब आता है बॉडी के अंदर, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग के टाइम पे आपने देखा होगा जी आपकी बॉडी को क्या जितनी ऑक्सीजन चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है, नहीं मिलती जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उस केस में हमारी बॉडी में जो बनता है वो होता है जी लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। अब कहता है यहाँ जो एनर्जी बन रही है इन तीनों ही केसेस में, तीनों ही केसेस में एनर्जी बन रही है वो किस फॉर्म में बन रही होगी जी, ATP। यहाँ भी ATP, यहाँ भी ATP और यहाँ भी ATP। बट दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है, कहता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ ATP जो बनती है वो कितनी बनती है, 38 ATP। और बाकी दोनों में ही यहाँ 2 ATP, यहाँ भी 2 ATP। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा पाथवे है क्या है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है कैसे है। तो इसमें हम देखें जी 3 अलग अलग पाथवेज है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, लेकिन इन तीनों ही पाथवे में एक बात कॉमन है जी, क्या, वो ये स्टेप। कहते हैं जी ग्लूकोज से पायरुवेट का जो स्टेप है ये सभी में कॉमन है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, यानी चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, चाहे वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। ग्लूकोज से हमेशा क्या बनेगा, सबसे पहले पायरुवेट। ये सभी में कॉमन है, चाहे आप किसी भी प्रोसेस की बात कर लीजिए, ये सभी प्रोसेस में कॉमन है क्या, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना। अब कहते हैं इस पायरुवेट के बाद की जो प्रोसेस है वो सभी में अलग अलग हो जाती है। अब आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था आपके साथ, कि जो रेस्पिरेशन है उसके 2 टाइप होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन।
उसके डिफरेंसेस को हम यहीं से क्लियर कर देते हैं जी। कैसे? सबसे पहली बात, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वहां पे आपको क्या चाहिए रेस्पिरेशन के लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सबसे पहली बात, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या चीजें बन रही है जी? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बन रहा है? CO2, H2O, एनर्जी। ठीक है जी। एनरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है? एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। अब जरा ध्यान सुनिए, कहता है ये जो प्रोसेस है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हम जनरली किस में काउंट कर लेते हैं जी? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लैक है, कमी है। तो इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, जो ये आपके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसको भी हम किस में काउंट कर लेते हैं? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन जाएगा, क्या? लैक्टिक एसिड। बाकी सब कुछ देखो, सब कुछ सेम है, एनर्जी यहाँ भी बन रही है यहाँ भी, तो क्या एक्स्ट्रा बन जाता है? लैक्टिक एसिड। तो हम ये कह देते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रही है? चार चीज़ें, एथेनॉल, CO2, सॉरी एथेनॉल, CO2, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया जी। दो डिफरेंस समझ में आ गए। पहला डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनेगा जी? CO2, H2O, एनर्जी। एनारोबिक में क्या बनेगा? एथेनॉल, CO2, ATP प्लस में लैक्टिक एसिड। दो डिफरेंस हो गए जी। तीसरा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान सुनेंगे, कहता है ये स्टेप तो सभी में कॉमन है, ग्लूकोज से पायरुवेट का जो स्टेप है वो सभी में कॉमन है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखो जी, एक तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि ये तो तीनों में ही कॉमन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा जी? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो ये प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। इसके अलावा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, चाहे वो ये सारी कहाँ होती है जी? साइटोप्लाज्म में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया। आ रही बात समझ? यहाँ तक डिफरेंसेस क्लियर है। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक में क्या क्या बनेगा जी आपके पास? CO2, H2O प्लस एनर्जी। एनारोबिक में क्या बनेगा जी? CO2, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन दो जगह होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक केवल और केवल साइटोप्लाज्म में। अगली और इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ एनर्जी कम है या ज़्यादा? बाकी सभी में एनर्जी क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, बट एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। तो यानी यहाँ से हमने क्या कर लिया जी? चीज़ों को क्लियर कर लिया, डिफरेंसेस हो गए क्लियर। इन सभी चारों पॉइंट्स को वहाँ डिस्कस करवाता हूँ जी आपके पास। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा जी। इसके अलावा आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या अगर डिफरेंस लिखना चाहें वो क्या हो जाएगा जी? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कहता है ये जो प्रोसेस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको किस में देखने को मिलती है जी? ईस्ट में। ये ईस्ट में देखने को मिलेगी, और ये हम जैसे इंसानों में या एनिमल्स में। आ रही बात समझ में? तो डिफरेंसेस क्लियर है सभी को? चलिए जी, अब इनके डिफरेंसेस को नोट डाउन करवाते हैं जी आपको। ये लीजिए जी, इसे नोट करना है? कर लिया? बहुत सही, सबने कर लिया नोट डाउन। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं अब। और यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगी बात, ऑनलाइन क्लास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया है आपके पास। एक है जी एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड है जी हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। अरे कौन है ये? अरे रुद्र है ये? अच्छा चलो कोई नहीं जी। यहाँ देख लो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा जी? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा जी? इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जी? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ कहाँ होगा जी? इट टेक्स प्लेस इन
साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होगा जी? इट ओनली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, इट ओनली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तीसरा पॉइंट कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन CO2 H2O and एनर्जी इज फॉर्म्ड। ठीक है जी। इन एनोबिक रेस्पिरेशन CO2 H2O तो है नहीं, CO2 एथेनॉल लैक्टिक एसिड एंड, अच्छा एंड तो लिख ही दिया, फिर दोबारा क्यों लिख दिया? एंड एनर्जी अरे इज फॉर्म्ड। ठीक है जी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या जी हमारे पास कहता है, यहां जो होगी एनर्जी क्या होगी? लार्ज होगी या कम होगी? एरोबिक में एनर्जी लार्ज अमाउंट होगी। ठीक है जी। तो आप कैसे जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे एनर्जी कैसे होगी? स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। यहाँ तक बात समझ आई जी। अगली इंपॉर्टेंट बात एग्जाम्पल की है। यहाँ जो होगा जी क्या हो गया? एग्जाम्पल ह्यूमन। यहाँ एग्जाम्पल कह रहा है, बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ईस्ट। ठीक है। ये हो गया जी आपके पास डिफरेंसेस दोनों में, एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी, जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमें बात समझ आई क्या कि एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, या बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसी में। चलिए जी, अच्छा करने दे, रह गया अभी, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है जी, लीजिए लो जी, लिख लो जी। वहाँ लेकिन ऐसे मैं डील नहीं करता, ऐसे भी डील कर रहा हूँ। वहाँ तो सब कुछ कहते हैं कि वो डायलॉग नहीं है, वो क्या है, वो प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। हाँ, तो वैसे वहाँ भी कुटैया, वहाँ भी क्लास में कुटैया जायज़ होती है। वो कैमरे लगे क्लास में, कॉरिडोर खाली होता है बिना कैमरे का कॉरिडोर जी। अब डिस्कस कर रहे थे जी आगे। अच्छा यहाँ देखिए जी, तो इतनी बात समझ में आ गई जी हमें। चलिए, ऑनलाइन क्लास बच्चे लिख लिया सभी ने। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ बातचीत को। चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे तो हमने ये देखा कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो दो तरीके हैं बेसिकली, या तो आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और क्या क्या बनता है, क्या डिफरेंसेस है जी, वो भी डिस्कस कर लिया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए, चलिए अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये हो कहा रहा है जी सेल्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है जी, सेल्स तक ऑक्सीजन जाएगी कैसे? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, वो एयर से ऑक्सीजन सेल्स तक कैसे जाती है जी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या डिस्कस करना पड़ेगा? पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, वैसे हम क्या डिस्कस करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी। ये एलवी यादव वाला सिस्टम नहीं है, ये रेस, हाँ नहीं चलेगा, यहाँ देख लो जी। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। चलिए, तो कहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर लें तो कंपोनेंट की जो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है नोस्ट्रिल्स। उसके बाद आता है जी फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। और ट्रैकिया को जो कवर करता है चारों तरफ से वो होता है जी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है एक्चुअल में ट्रैकिया को कवर करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हाँ जी।
नेक्स्ट है जी ब्रोंकाई, उसके बाद है जी ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट है जी एल्वियोली। अच्छा जी, अब जरा ध्यान सुनेंगे जी। अरे, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, एक्चुअल में ये तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं जी? लंग्स। इसका मतलब लंग्स जो है अपने आप में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है जी? लंग्स। चलिए जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी पाथवे है। इस रेस्पिरेटरी पाथवे की स्टार्टिंग कहाँ से होती है जी? नोस्ट्रिल से। अब नोस्ट्रिल्स क्या होता है जी, ये डिस्कस कर लेते हैं। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो नोज होते हैं, नोज, इनकी जो ओपनिंग है इन्हीं को कहते हैं नोस्ट्रिल्स। सभी के पास है ना नोस्ट्रिल्स, ठीक है जी। तो जो नोज की ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। तो यानी एयर जो है उस नोस्ट्रिल से पास होते हुए कहाँ जाती है जी? फेरिंग्स के पास, और उसके बाद लैरिंग्स। अच्छा, लैरिंग्स का एक और नाम होता है क्या? अच्छा, इन फेरिंग्स और लैरिंग्स में से किसको कहते हैं वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स? वॉइस बॉक्स, समझदार लोग हैं जी। वॉइस बॉक्स होता है जी लैरिंग्स। इसके बाद क्या आता है जी? ट्रैकिया। ट्रैकिया का एक और नाम होता है जी, क्या? विंड पाइप जी, बहुत सही। कहता है इस ट्रैकिया को जो कवर करता है, लेट सपोज जो ट्रैकिया है वो कुछ ऐसे होती है, मान लीजिए ये एक ट्रैकिया है, विंड पाइप है तो पाइप की तरह ही होगी। कहता है इस ट्रैकिया को कवर करने के लिए, कहता है इस ट्रैकिया को ऐसे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस ट्रैकिया को कवर करते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं इस ट्रैकिया को। इस ट्रैकिया को क्या करते हैं जी? होल्ड करते हैं। मतलब इस ट्रैकिया की जो वॉल्स है, इनकी वॉल्स को अपने पोजीशन पे मेंटेन रखने का काम कौन करता है जी? ये करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, जब यहाँ टच करेंगे आप तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करता है क्या बेसिकली? कहता है इस ट्रैकिया की वॉल को होल्ड करता है। अब वॉल को होल्ड करने का काम क्या, जरा ध्यान से सुनेंगे। या इसकी जरूरत क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट जी, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कहता है जी ये एयर पास हो रही है, मान लीजिए जब तक एयर है इस ट्रैकिया में, जब तक ट्रैकिया के अंदर एयर है, जब तक तो ये ट्रैकिया की वॉल दूर दूर है। अगर इसके अंदर की एयर निकल जाए तो फिर ट्रैकिया की वॉल तो क्या हो जाएंगे? आपस में चिपक जाएंगे जी, कोलैप्स कर जाएंगी। और अगर एक बार ट्रैकिया की वॉल आपस में कोलैप्स करेगी तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके ओपन ही नहीं होती वो। तो इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ट्रैकिया की जो वॉल है वो कोलैप्स ना करे, उनकी पोजीशन को उनकी जगह पे रखने के लिए क्या होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो क्या करते हैं? उस ट्रैकिया को होल्ड करके रखते हैं। अब चाहे उसमें एयर जाए या ना जाए, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, बहुत ही काम की चीज़ है। क्या ये क्या करता है जी? इट प्रिवेंट, जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना, जिसका ये माइक ऑन है। इट प्रिवेंट दी वॉल ऑफ ट्रैकिया, वॉल ऑफ ट्रैकिया, ये लीजिए जी, ओके, वॉल ऑफ ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये इस वॉल ऑफ ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है जी, इसीलिए हमें क्या है? इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की। और उसके बाद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो फर्दर किस में डिवाइड होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं ट्रैकिया। अगर मैं इसके पास पाथवे की बात कर लूँ तो नोस्ट्रिल्स और फेरिंग्स छोड़ देता हूँ, चलिए जी। ठीक है जी, चलिए हम सीधा ट्रैकिया से बनाते हैं डायग्राम। या ट्रैकिया बनाए नोस्ट्रिल्स फेरिंग्स, चलो जी इसको, एक मिनट। चलिए हमने ट्रैकिया से इस पाथवे को बनाना स्टार्ट किया। मजा नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ये ट्रैकिया है,
इस ट्रैकिया के ऊपर ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो सर्कुलर शेप में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं जी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद जो आपके पास जो ट्रैकिया दिख रही है, ये ट्रैकिया जो आ रही है नीचे की तरफ, ये दो पोर्शन में डिवाइड होगी, एक इधर एक इधर। इन दोनों पोर्शन को हम कहते हैं जी ब्रोंकाई। अभी जो ब्रोंकाई ये फर्दर डिवाइड होगी, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रोंकाई जो है डिवाइड होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है जी, ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स है, इनकी जो एंडिंग पॉइंट है, जहाँ पे ये एंड हो रहे ब्रोंक्यूल्स, ये जो एंडिंग पॉइंट है जी, यहाँ पे ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं जी, एल्वियोलाई। जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं जी, इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। हाँ जी, कौन सा डायग्राम जो मैंने बनाया है? देखिए जी, मैंने अभी रेस्पिरेटरी पाथवे बनाया है जी यहाँ पे। इस रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर मैंने ये तीनों पोर्शन नहीं बनाए इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये सिंपल क्या है जी, नोस्ट्रिल से नोज, ये उसके नीचे जो आता है पाइप, वो है फेरिंग्स, ये लैरिंग्स। मैंने इन तीनों को छोड़ के बाकी जो पोर्शन बच गए, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वो यहाँ मेंशन कर रखा है। मैंने यहाँ जो बनाया जी, सबसे पहले जो पाइप आ रही है जो ऊपर से कनेक्टेड है किससे, लैरिंग से, वो बनाया यहाँ पे ट्रैकिया। ये जो लॉन्ग पाइप है जो दिख रही है आपको वाइट येलो कलर में, इसको हम्म, इसी वाइट कलर नहीं, वाइट नहीं, चलो जी। ये जो दिख रहा है आपको ये पाइप, ये जो है ये आपके पास जो नीचे तक आ रही है, ये ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया के ऊपर जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये हमने बनाया जी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रैकिया है फर्दर नीचे आके दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो दो लेफ्ट और राइट पोर्शन में जो डिवीजन दिख रहा है आपको, इन दोनों को हम क्या कहते हैं जी, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई फर्दर जो है लंग्स के फॉर्म करती है, और इस ब्रोंकाई के अंदर फर्दर डिविजन्स होते हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स का जो एंडिंग पॉइंट है, ये जो एंडिंग पार्ट है, ये जो होता है, ये आपके पास एल्वियोलाई होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसमें जो मेन पोर्शन थी जी, उनका डायग्राम बनाया है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने ये डिस्कस किया हुआ है, ये हमने रेस्पिरेटरी पाथवे बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये होता है जी आपके पास पाथवे। अब क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। कहता है जब हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बाहर एयर से कहाँ आ रही है जी, हमारे पास सेल्स के पास आ रही है, तो एयर से ऑक्सीजन सेल्स के पास कैसे आती है, यानी बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीज़ों का, वो कैसे हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हमें दो अलग अलग टर्म्स डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो टर्म्स है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे जी। ये पहले एक बार नोट कर लीजिए, इसके आगे डिस्कस करते हैं टर्म्स को। हो गया जी, कर ले सभी नोट। सभी बच्चे हमारे टेपने में एकदम एक्सपर्ट हैं। चलिए जी, यहाँ आ जाइए, बस भाई बस, अरे यहाँ देख लो, नब्बे नालायक, यहाँ देखिए। चलिए जी, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। तो हमें दो तीन बातें डिस्कस करनी जी। सबसे पहली बात हम क्या डिस्कस करेंगे जी आप लोगों के साथ, कहता है हम एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एक एल्वियोलाई है, ये मैंने एक एल्वियोलाई बनाई है आपके साथ। ठीक है जी, कहता है ये जो एल्वियोलाई है, इसकी खास बात क्या है कि जो एल्वियोलाई होती है, कहता है हर एक एल्वियोलाई के साथ ऐसे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है। हर एक एल्वियोलाई के साथ क्या कनेक्टेड होती है जी, ब्लड वेसल्स, जो इन एल्वियोलाई तक ब्लड की सप्लाई कराती है जी, इन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। यानी हमारे लंग्स के अंदर जितने भी एल्वियोलाई है, हर एक एल्वियोलाई के साथ क्या होता है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है। अब इसका बेनिफिट क्या है जी, जरा ध्यान सुनेंगे। कहता है अगर इन
बच्चे माइक किसका ऑन है जी, माइक ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है जी। चलिए अब जरा ध्यान सुनेंगे। अरे विराट कोहली जी, बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए अपना। बहुत सही, आज विराट कोहली भी आए हमारा ये क्लास देखने, खुश हो जाएंगे जी। चलिए, तो कहता है एल्वियोलाई के साथ क्या कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है, इसमें क्या फ्लो कर रहा होता है जी, ब्लड। जिसमें क्या फ्लो कर रहा होता है जी, ब्लड। ये मान लीजिए ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये लॉजिक क्या है जी, ये होता है क्यों, इसका रीजन समझेंगे। चलिए, तो अब जरा ध्यान सुनिए, मुझे दो इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करनी जी। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके आते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इनहेलेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके आते हैं। तो अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में। O2 इन एयर, तो एयर में ऑक्सीजन है, वो एयर की ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेटरी पाथवे से होता है वो कहाँ तक आ जाएगा जी, एल्वियोलाई तक। क्योंकि आपको होता है जी लंग्स जो है, लंग्स के अंदर लास्ट पोर्शन क्या होता है, एल्वियोलाई। तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे में डिस्कस किया था, नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वहां से होते हुए जी ऑक्सीजन कहाँ आ गई जी आपके पास, एल्वियोलाई तक। अब एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन आ चुकी है, तो उस ऑक्सीजन को हमें पहुंचाना कहाँ है, एक्चुअल में सेल्स तक पहुंचाना है। तो सेल्स तक एल्वियोलाई तो खुद नहीं जाएगी, तो एल्वियोलाई करती क्या है, इस एल्वियोलाई के साथ किसका कनेक्टेड है जी, ब्लड वेसल्स का। तो ये एल्वियोलाई अपना जो ऑक्सीजन है वो किसको ट्रांसफर करती है जी, ब्लड में। ब्लड में चला गया जी ऑक्सीजन। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ब्लड के फंक्शन पढ़े, हाँ हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता किसमें है, चलिए जी समझ गया मैं, आप लोगों की ध्यान सुनेंगे। जो ब्लड होता है, ब्लड में जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, आरबीसी, जिसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरसीबी नहीं है नलायकी, आरसीबी ये आईपीएल चल रहा है, ठीक है। आरबीसी जिसके साथ क्या बाइंड हो जाता है, ऑक्सीजन। अब होगा क्या कि जहां जहां ये आरबीसी ट्रांसपोर्ट होगा, वहां वहां क्या पहुंच जाएगा जी, ऑक्सीजन। तो ये आरबीसी जो है वो ब्लड के थ्रू फैल रहा है, तो ब्लड तो हर एक सेल्स तक जाता है। तो फाइनली धीरे धीरे ये जो ऑक्सीजन वो कहाँ पहुंच गया, तो जब इनहेलेशन होता है तो ये सारे स्टेप फॉलो होते हैं इनहेलेशन के केस में। और ऐसे फाइनली ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है जी, सेल्स तक। कहाँ पहुंचता है जी, सेल्स तक। अब मान लीजिए सेल्स ने इन ऑक्सीजन का यूज कर लिया, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, सेल्स ऑक्सीजन का यूज कौन सी प्रोसेस में करता है, अरे ऑक्सीजन का यूज जिस प्रोसेस में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभी रेस्पिरेशन टाइप पढ़ाए थे, क्या कौन सा टाइप होता है, एरोबिक। कौन सा टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जाहिर सी बात है सेल्स क्या करेगी, इन ऑक्सीजन का यूज कर लेगी। ऑक्सीजन का यूज करने के बाद तो क्या करेंगे जी, रेस्पिरेशन करेंगी। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो कितनी चीजें बनती है, तीन चीजें। कौन कौन सी, CO2, H2 और एनर्जी। अब इसमें से होगा क्या कि जी एनर्जी सेल ने यूज कर लिया, H2O सेल ने यूज कर लिया। अब क्या यूज नहीं किया, CO2। CO2 उनके किसी काम के नहीं है। तो जो सेल्स के पास CO2 बनी है उसे कहाँ लेके आना है, वापस बाहर। तो अब उस प्रोसेस को जब हम सेल से CO2 बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन आता है जी एक्सलेशन का पाथवे क्या है। तो CO2 बनी कहाँ पे है, कहाँ बनी है जी CO2, अरे सेल्स में बनी है ना, सेल्स में बन गई जी CO2। अब सेल्स खुद तो CO2 को बाहर लेके नहीं आएगा, तो CO2 को कहाँ भेज देगा जी, ब्लड में। CO2 को कहाँ भेज देगा, अब ये ब्लड जो है किससे कनेक्टेड है, एल्वियोलस से। तो जो एल्वियोलाई है इसके पास क्या आ जाएगा, CO2। ब्लड जो इससे कनेक्टेड है तो ब्लड से CO2 कहाँ गया, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से CO2 कहाँ चला जाएगा जी, बाहर एटमॉस्फेयर में। तो एल्वियोलाई है क्या जी, एल्वियोलाई लंग्स का ही तो पार्ट है, तो लंग्स ही तो करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, ठीक है। तो ये दो चीज, जो ये पाथवे है, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पाथवे है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रह जाता है जी, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्या, कि ये जो इनहेलेशन हो रहा है ये हो कैसे रहा है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक आप सभी ने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन पढ़ा आप लोगों ने, ऑस्मोसिस भी पढ़ा होगा फिर। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं मुझे क्या होता है, जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में लगता है, या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या जो हर जगह लगता है जी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ जी, बता सकते हैं क्या आप लोग, हम्म, अब पूछो जी क्वेश्चन। बच्चे ये जो है
डिपेंड करता है जी। आप रेस्पिरेशन जो है वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे आप अगर आप रनिंग कर रहे हैं या आपकी एक्टिविटी क्या है उस पर, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेशन का जो टाइम पीरियड होगा कम हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो इनहेलेशन भी जल्दी होगा, एक्सहेलेशन भी जल्दी होगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अलग अलग, तो अलग अलग रेट चलता है। वो डिपेंड करता है जी किस पर्सन की बात कर रहे हैं, किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसकी क्या फिजिकल एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसे आप वेरी कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। हाँ जी, चलिए, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब क्वेश्चन मेरा क्या था जी आप लोगों से? हाँ जी, ऑनलाइन क्लास आपसे भी क्वेश्चन है जी, क्या कि जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है यहाँ पे एक नॉर्मल प्रिंसिपल काम करता है दोनों में ही। वो प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ पे दोनों चीज़ें वर्क करती हैं? हाँ जी, इंटरमिक्सिंग में होता है क्या, ये समझा दीजिए, फिर कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ जी, क्या होता है बताइए जरा। हाँ, आप लोग, चलिए बताइए जरा। अरे शरीर तेरा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास बच्चे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, बताएंगे नहीं आप लोग? चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं पता तो जी मैं बताता हूँ। कहता है जी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, वो लगता है जी कंसंट्रेशन का। ठीक है, हाई से लो कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो परसेंटेशन, लो प्रेशर तक। ठीक है जी, चलिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। कहता है जी आपके पास दो अलग अलग टैंक है जी। एक है जी टैंक नंबर 1, जिसे हमने बोला T1, हाँ टैंक बोल दिया जी। एक है जी टैंक नंबर 2, जिसको हमने बोला जी T2। अरे T2, कहते जी टैंक 1 में जो पानी का लेवल है, रेड क्यों नहीं हो रहा? जो टैंक 1 है, टैंक, इट्स टैंक 1, टैंक 1 में पानी का लेवल जी पूरा भरा हुआ है। टैंक 2 में पानी का लेवल केवल इतना है। अगर मैं इन दोनों ही टैंक्स को आपस में कनेक्ट कर दूं जी, तो वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा? T1 से T2 टैंक में। इसका रीजन क्या है? कहता है T1 के पास वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और T2 के पास कम है। तो कहता है कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, हाई से लो, चाहे वो वाटर हो चाहे वो गैसेस हो, सेम में। तो कहता है अब जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही होगी वो भी हाई से लो ही जा रही होगी, या CO2 अंदर से बाहर जा रही हो तो वो भी हाई से लो जा रही होगी। चलिए, अब मैंने बोला कि कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर मुझे ऑक्सीजन को अंदर लेके आना है तो बाहर प्रेशर कैसा होना चाहिए, अंदर कैसा होना चाहिए? बाहर का हाई होना चाहिए, अंदर का कम। जाहिर सी बात है। अब दिक्कत क्या है जी, क्या मैं बाहर का प्रेशर हाई कर सकता हूँ? क्यों? उसका रीजन ये है जी, बाहर तो एयर है और एयर में आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, एटमॉस्फेयर में चेंज थोड़ी करेंगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बता जी, क्या कि जी बाहर तो हम प्रेशर हाई कर ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं जी, बॉडी के अंदर ही प्रेशर कम कर दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? अगर अंदर प्रेशर कम है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली चीजें बाहर से अंदर आ ही जानी है। तो अब क्वेश्चन आता है जी, हम बॉडी के अंदर प्रेशर कम कैसे करें, ऑक्सीजन का या गैसेस का? ठीक है जी, चलिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें करना क्या है जी, केवल दो काम करने हैं, सुनना जरा कैसे। कहता है जी अगर आप देखें, जो आपके पास लंग्स है, जो हमारे पास भी लंग्स है एग्जैक्टली, जो हमारे पास लंग्स है, ठीक है जी। कहता है ये जो लंग्स होता है इसकी एक खास बात क्या है? कहता है लंग्स जो है, चेंज हो जा भैया। हाँ जी, कहता है जो लंग्स होता है, इस लंग्स को कवर कौन करता है जी? रिब्स। यहाँ ऐसे रिब्स होती हैं इसके साथ में, यहाँ भी ऐसे रिब्स होती हैं। जो आगे किससे कनेक्टेड होती है? रिब्स आगे कनेक्टेड होती है जी स्टर्नम से, ऐसे रिब्स होती है। ठीक है, तो रिब्स जो है कवर कर रहा है लंग्स को, और इसके जस्ट नीचे क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम। ठीक है, तो कहता है जी मुझे करना क्या है, मुझे अंदर का प्रेशर कम करना है, अंदर का प्रेशर कम करना है। रख दो रख दो, नहीं मर्जी आपकी, पिलाओगे तो पी लेंगे जी। आप बोलो तो, अरे हमारे हमारे बीमारी तो देखो बहुत नहीं ठीक होती जल्दी। चलो जी, यहाँ आ जाइए जी। चलिए जी, तो हमें क्या करना है जी, हमें ये करना है कि हमें इस लंग्स के अंदर प्रेशर को कम करना है ताकि बाहर से चीजें अंदर आ सके। अब प्रेशर करने का कम करने का जी एक सिंपल सा तरीका है
कि आप अंदर के स्पेस को बड़ा कर दीजिए, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रूम है, अगर यहाँ बहुत भीड़ होती तो भाई प्रेशर होता, भाई सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या है जी, रूम बड़ा है, बच्चा कम है। रूम अगर बड़ा है, रूम अगर बड़ा है और लोग कम है, तो प्रेशर अपने आप ही क्या होगा, यहाँ कम होगा। तो सेम लॉजिक है जी। हम क्या करते हैं जी, यहाँ लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं जी, आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अब वॉल्यूम बढ़ाने का तरीका क्या है जी, बहुत सिंपल तरीका है जी, बहुत सिंपल। देखो जी कैसे तरीका जी, ये देखो, हाँ कुछ ऐसा तरीका जी हमारे पास, क्या ये दिख भी नहीं रहा, तो चलो इसको, ये लो जी, ये लो। कहता है जी एक सिंपल तरीका क्या है कि जो हमारे पास लंग्स है वो सेंटर में है, इसके ऊपर रिब्स है, पीछे भी रिब्स है, नीचे डायफ्राम है। अब मुझे इस स्पेस को बढ़ाना है, तो क्या करूंगा जी, मैं अगर रिब्स को आगे और पीछे मूव करा दूं तो स्पेस बढ़ जाएगा। रिब्स को अगर आगे और पीछे मूव कराए तो ये स्पेस बढ़ जाएगा। साथ ही जो डायफ्राम यहाँ अटैच है उसको नीचे करूँ तो भी स्पेस बढ़ जाएगा। तो मुझे स्पेस ही तो बढ़ाना ताकि वॉल्यूम कम हो जाए, वॉल्यूम कम होते ही प्रेशर भी कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो गया तो बाहर प्रेशर हाई हो जाएगा, अपने आप ऑक्सीजन आ जाएगी। तो हमें करना क्या होता है, जब हम इनहेलेशन, जब सांस को अंदर लेके आते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके आते हैं, तो हम यही काम कर रहे होते हैं। क्या, जो हमारी रिब्स है वो ऊपर मूव करती है, डायफ्राम का जो शेप है वो शेप चेंज हो जाता है। डायफ्राम अभी इस शेप का दिख रहा है, डायफ्राम क्या हो जाता है जी, फ्लैट, ऐसा। जब डायफ्राम फ्लैट होगा तो ये जो स्पेस जो बाहर है, ये स्पेस भी किसके अंदर आ गया, लंग्स के अंदर आ गया। ये स्पेस भी कहाँ काउंट हो जाएगा, लंग्स में। जब ये डायफ्राम आगे की तरफ मूव किया तो और स्पेस बन जाएगा यहाँ पे लंग्स के बीच में। तो ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, अभी ऐसे अटैच है। जब डायफ्राम ऐसे आगे मूव किया तो स्पेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा लंग्स के पास। तो जाहिर सी बात है, जब इनहेलेशन होता है, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं, तो यही दो चेंज कर रहे होते हैं बॉडी में। पहला क्या कर रहे होते हैं जी, जो डायफ्राम है, डायफ्राम का जो शेप है वो कैसा होता है, फ्लैट, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। दूसरा, जो रिब्स है, रिब्स मूव अपवर्ड। इन दोनों ही केसेस में क्या होगा जी, वॉल्यूम गेट इंक्रीज, वॉल्यूम गेट इंक्रीज एंड प्रेशर गेट डिक्रीज। जैसे प्रेशर कम हुआ तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा जी, बॉडी के अंदर, तो ये क्या हो गया जी, इनहेलेशन। लेकिन जब मुझे एक्सेलेशन करना हो, CO2 को बाहर निकालना हो, तो क्या करना है जी, अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कम। फिर से लॉजिक वही जी, बाहर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम अंदर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अंदर कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जो अभी चेंज किया उसका उल्टा कर दीजिए। आपने डायफ्राम को दूर मूव किया था, डायफ्राम आगे ले आइए। सॉरी, डायफ्राम नीचे था ना, डायफ्राम को फ्लैट किया था, तो आप उसे सिंपल उसी शेप में ले आइए। जैसे डायफ्राम अपने नॉर्मल शेप में आएगा, फिर से स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, जो आपने रिब्स को आगे मूव किया तो उसे पीछे ले आइए, तो फिर से क्या होगा, इससे स्पेस कम हो जाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कब, जब हम एक्सलेशन करवाते हैं। तो एक्सलेशन में क्या होगा, जो, हाँ जी जाइए, जो एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन में क्या होगा, डायफ्राम जो बिकम्स फ्लैट एंड रिब्स जो है मूव टू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो उसकी वजह से वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, हम इनहेलेशन और एक्सलेशन करते हैं। यहाँ तक बातचीत समझ आ गई जी हमें। चलिए जी, इसे नोट कर लीजिए एक बार। डन, समझदार लोग हैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास, किसी को कोई डाउट नहीं है, डाउट। चलिए जी, तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे। ये था जी हमारे पास रेस्पिरेशन इन, सॉरी, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है जी, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, और प्लांट्स में रेस्पिरेशन ज़्यादा बढ़ानी है, केवल 2 बातें 3 बातें आपको बतानी है जी। अगर मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करूं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो कहता है प्लांट्स के पास रेस्पिरेशन के लिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं, उनमें 3 ऑर्गन होते हैं जी। एक क्या होता है, एक उनमें होता है जी स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दूसरा उनके पास क्या होता है जी, दूसरा उनपे होता है जी रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, आपने देखे होंगे कभी, आप कोई छोटा सा पौधा निकालना जमीन से, तो आपको क्या दिखेगा उसमें, कि एक तो उसमें ऐसे ऐसे रूट्स होंगे, ये नॉर्मल रूट्स है। लेकिन रूट हेयर्स क्या होते हैं, कहते हैं आप इनमें ये देखेंगे जी, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे ऐसे, तो इन्हें हम कहते हैं जी रूट हेयर्स। इनका भी काम क्या होता है जी, ये रूट हेयर्स भी क्या करते हैं, तो सेम यही रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं रूट हेयर्स। और एक तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या होता है जी इनमें, लेंटिसेल्स। नहीं जी नहीं, यहाँ देख लो, अभी टाइम है हमारे पास, लेंटिसेल्स की बात कर लेते हैं। कहते हैं लेंटिसेल्स क्या होता है, आपने देखा जी बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके जो स्टेम होते हैं, उनकी स्टेम में आपको ऐसे बीच बीच में दरारें दिखेंगी जी, जो उनकी जो
क्या कहते हैं उससे जो बार्क होते हैं, बार्क ऑफ अ ट्री, उनमें आपको बीच में जो कहीं कहीं गैप दिखता है, दरारें सी दिखती है, गैप जो होता है उन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। और वहाँ से भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। तो बेसिकली ये तीन तरीके होते हैं प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एक स्टोमेटा, दूसरा रूट हेयर्स, तीसरा लेंटिसेल्स। स्टोमेटा से हम पढ़ चुके एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रूट हेयर्स मैंने अभी बताया आपको, जो रूट्स के पास जो हेयर्स होते हैं वहाँ से। और तीसरा क्या होता है, जो लेंटिसेल, जो आपको स्टेम में मिलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे जी, स्टेम में। और ये भी किस में हेल्प करेंगे जी, रेस्पिरेशन में, ठीक है जी। चलिए आज की कहानी को यही खत्म करेंगे जी, ठीक है। बाकी मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए, तो ये रेस्पिरेशन पूरा फिनिश हो गया हमारा, ठीक है यहाँ पे।